तो वेलकम टू टॉपर स्विंग। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, आज हमारे है ना ऑफिशियल फर्स्ट क्लासेस आज स्टार्ट हुई हैं। पहली क्लास में हल्की फुल्की कुछ दिक्कत आई थी बच्चों को, वो उसी वक्त 5-10 मिनट में सॉर्ट आउट कर दिया गया था। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से ऑडियो वीडियो सब कुछ चल रहा है। अगर अभी भी फिर भी ये सारे लेक्चर्स में हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो उसको पता रहे कि अगर आपके एंड पे आपको ऑडियो वीडियो में कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज जाकर अपने नेटवर्क को एक बार चेक करिए। अगर आप फोन में लो डेटा मोड एक्टिवेट कर रखा है तो उसको प्लीज लो डेटा मोड को एक्टिवेट से डीएक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी सब कुछ बढ़िया मिलेगी। ठीक है ना बेटा? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं रवि दुबे आरडी सर के नाम से जाना जाता हूं और मैं यहां पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि आपको बोला गया था, हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। अगर आप नए ज्वाइन हुए हैं, बाद में आपने एडमिशन लिया है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है और आपने अभी तक ऐप पे विजिट नहीं किया है, तो आप केमिस्ट्री सेक्शन में जब जाएंगे तो इनऑर्गेनिक का ऑलरेडी मैंने एक बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से वीडियो वहां पर अपलोड कर रखा है। उस वीडियो में आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनको याद करने के निमोनिक्स मैंने बता रखे हैं, तरीके मैंने बता रखे हैं। तो उन तरीकों को आप देख लें, समझ लें, याद कर लें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में अगर मैं बोलूं कि है लीना की रब से फरियाद, तो आपको पता होना चाहिए मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं साइंस टीचर विनीता कृपलानी, तो आपको समझ में आना चाहिए मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, है ना? तो वो आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा और उसको हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में यूज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन होता जाएगा। चलिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं। बेसिकली क्योंकि अभी तक आपने TW टॉपर्स विंग पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लासेस अभी तक आपकी नहीं हुई है, क्योंकि हमने फिजिकल के बदले अभी स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ चीजें हमें काम आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो जो चीजें हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आती है तो उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम आज के लेक्चर में हम लोग कर रहे होंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ठीक है बेटा? आइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एटम के बारे में। किसके बारे में बेटा? एटम के बारे में। ठीक है ना? अब हम ऐसा नहीं कि एटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये सब करेंगे, पर हम अपने काम की चीजें जो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आएंगे वो यहां पर देख रहे होंगे। बेटा, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? फिलहाल में 118 एलिमेंट्स। उन 118 एलिमेंट्स में से अगर मान लीजिए मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, कौन? सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का अगर मैं एक पीस लेता हूं तो आप जानते हो उस एक पीस में कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल है। एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम की चीज आपने सुनी होगी। तो बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये बोलता था कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो कौन होता है? एटम। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट है, एक सोडियम का टुकड़ा है, उस टुकड़े में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उस एक छोटे पार्टिकल का नाम क्या है? एटम। ठीक, अब देखो, एटम अगर है तो ये तो डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन रियलिटी में जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ तो ये पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्ट नहीं है। एटम के अंदर भी कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिलते हैं। तो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एटम के अंदर हमें मिलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या मिलते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अभी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो एक एटम है, एटम के अंदर ही क्या मिल रहे हैं आपको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं तो आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तीन चीजें मेनली हमें काम में आती है, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन्हीं को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो कोई भी आपसे पूछे कि एटम के अंदर मिलने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और एटम के अंदर मिलने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो मैं चाहे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं या फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करूं, दोनों सेम ही होते हैं। और कितने तरह के फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले टाइप का, दूसरे टाइप का और तीसरे टाइप के जो सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो बेटा एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो बेटा एटम के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने टाइप के हैं? 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं। बेटा प्रोटॉन जो होते हैं, ये स्पीशीज जो होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसे स्पीशीज होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई होप ये बेसिक है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते हैं इस तरह से P+ का सिंबल यूज किया जाता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अगला आता है न्यूट्रॉन। नाम से समझ में आ रहा है न्यूट्रल होगा, नाम से समझ में आता है कैसा होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन को n के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब 0 लगा दिया हमने, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला आता है बेटा इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल, तो ये कैसा होगा बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रॉन सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटे? E-। ठीक है, तो किसी भी एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और वो 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन को P+ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, लेकिन अब एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है? कि ये तीनों चीजें कहां मिल रही है? तो एटम के अंदर मिल रही है। तो जब ये तीनों चीजें एटम में मिलेगी, एक एटम है, एटम के अंदर ये तीनों मिल रही है, तो एटम के अंदर ये कहां मिलेगी? तो ध्यान से सुनिएगा, एटम के अंदर 2 चीजें हम लोग यहां पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एटम के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपने ऐसा देखा होगा कि एटम के अंदर एक तो सेंटर ऑफ द एटम में दिखाया जाता है न्यूक्लियस। क्या दिखाया जाता है? न्यूक्लियस। और दूसरा, इस एटम में न्यूक्लियस के आसपास, इस एटम में न्यूक्लियस के आसपास कुछ इस तरह के सर्कुलर पाथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट या फिर शेल, है ना। तो ये पूरा एक एटम है। एटम के अंदर जो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। और जो ये येलो कलर के सर्कुलर पाथ हमने बना रखे हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? शेल या फिर ऑर्बिट। अब वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनमें से कुछ यहां मिलते हैं और कुछ यहां मिलते हैं, मतलब कुछ न्यूक्लियस में मिलेगा, कुछ शेल में मिलेगा। तो कौन कहां मिलेगा? आइए उसी के ऊपर यहां डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं एटम में न्यूक्लियस के अंदर। कहां मिलते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? 0। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस। और 0 और प्लस को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा? यस। इसीलिए एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर होता है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन का खुद का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। इसीलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करता हूं, नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा। ये जो येलो कलर के पाथ आपको दिखा रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो येलो कलर के पाथ आपको दिखा रखे हैं, इनको बोला जाता है शेल या फिर ऑर्बिट। क्या बोला जाता है बेटा? शेल या फिर ऑर्बिट। और जो व्हाइट कलर का मैंने पार्ट यहां दिखा रखा है, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है बेटा? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिलेगा या शेल में मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बेटा शेल में, या फिर शेल को ही क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बेसिक के बारे में बात करी कि भैया एटम के अंदर 3 तरह की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस पे। और इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है बेटा? शेल या फिर ऑर्बिट पे। ठीक, अब आगे बात करता हूं, ध्यान सुनना। तो ये हमको एक फंडामेंटल कहानी समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा। मैंने बोला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन हमें ज्यादा फोकस इलेक्ट्रॉन के ऊपर करना है। क्यों करना है सर?
क्योंकि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डील करना है। तो अब हमारा फोकस इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसके ऊपर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है? यस। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल में से एक सब एटॉमिक पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इनडायरेक्टली बेटे ये बोल सकता हूं कि एटम के अंदर क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में या शेल में? तो शेल में। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिलेगा या शेल में मिलेगा? तो शेल में मिलेगा। ठीक है, अब आइए इधर देखिएगा ध्यान से। जब आप एटम की बात कर रहे हैं तो हमने बोला एटम के अंदर क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ध्यान से सुनना, डायरेक्ट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बोलने के बजाय हम बोलेंगे एटम के अंदर क्या मिलता है? शेल। एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है, एटम के अंदर शेल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर देखना है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिलेगा या शेल में मिलेगा? तो शेल में मिलेगा। तो एटम के अंदर क्या मिलता है? शेल। ठीक है, ध्यान से सुनना, शेल के अंदर मिलता है सब शेल। ध्यान से सुनते चलिएगा, शेल के अंदर मिलता है सब शेल और सब शेल के अंदर मिलते हैं ऑर्बिटल्स। और बेटा ऑर्बिटल्स के अंदर कहीं जाकर मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये फ्लो चार्ट दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आज के लेक्चर में और आगे आने वाले 2-3 लेक्चर में इन्हीं के बारे में बहुत बेहतरीन चीजें आप सीखेंगे और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछ सकता है, जिनके आंसर आपको आंसर की आने के बाद ही पता चलेंगे, तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? देखिए, एटम के अंदर क्या होता है? शेल। शेल के अंदर ही होता है सबशेल, सबशेल के अंदर ही होता है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर ही मिलता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहानी सुनिएगा। देखिए, जैसे कि ये मान लो हमने बनाया पूरा एटम, तो ये एटम का क्या है? शेल है ना, ये शेल है एक। तो इस शेल के अंदर ही कहीं ना कहीं सबशेल होगा, इसी सबशेल के अंदर ही कहीं ना कहीं ऑर्बिटल होगा और उसी ऑर्बिटल के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब आगे की बात सुनिएगा। सबसे पहले शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन का रास्ता तय करते हैं। कैसे तय करते हैं? ध्यान सुनना। मैं बोलूं अगर आपको कि क्या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है, तो होता है, बिल्कुल होता है, परफेक्टली। ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं और क्लासिफाई करूं और प्रिसाइज करूं तो ध्यान से सुनिए, क्या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है? होता है, क्योंकि एटम के अंदर शेल है और शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा भी बोल सकता हूं। मुझे बताइए, क्या सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है? तो होता है। एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और क्या ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मिलता है? यस। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा ऑर्बिटल की। क्या होता है ऑर्बिटल? द रीजन ऑफ स्पेस इन 3D वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है? क्या इलेक्ट्रॉन एटम में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्या इलेक्ट्रॉन शेल में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्या इलेक्ट्रॉन सबशेल में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। और क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्या यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो प्लीज कॉमेंट करके बता दीजिए, प्लीज चैट में बता दीजिए अगर यहां तक की बात क्लियर है बेटा। एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद 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 बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन चीजों को हम थोड़ा प्रिसाइसली डिस्कस करना चालू करते हैं, ताकि जब हम इनऑर्गेनिक में इन सब टर्म्स को यूज करें तो कम से कम आपको यह तो पता हो कि शेल होता क्या है, क्या क्या होते हैं शेल के नाम। अगर मैं बोलूं सबशेल है तो आपको पता हो कि क्या क्या होते हैं सबशेल के नाम। जैसे मैंने बोला विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, तो आपको पता होने चाहिए इंडिया के प्लेयर है। मैंने बोला मिचेल स्टार्क, मैंने बोला स्टीव स्मिथ, मैंने बोला डेविड वार्नर, तो आपको पता होने चाहिए ना कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो ऐसे ही जब मैं आगे कुछ टर्म्स यूज करूंगा तो कौन सी टर्म शेल के लिए इस्तेमाल होगी, कौन सी टर्म सबशेल के लिए इस्तेमाल होगी, कौन सी टर्म ऑर्बिटल के लिए इस्तेमाल होगी, ये हमें जानकारी में होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है बेटा, वो टारगेट है शेल। तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे डिटेल में शेल के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम यहां पर जिस टर्म को समझ रहे हैं वो टर्म कौन सी है बेटा? शेल। अब देखो शेल क्या है,
तो शेल और कुछ नहीं, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के आसपास जो सर्कुलर पाथ होता है उसी को तो शेल या फिर ऑर्बिट बोला जाता है ना। अब उसी को जब शेल या फिर ऑर्बिट बोला जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने बनाया एक न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे सर्कुलर पाथ, 1 2 येलो कलर वाले सर्कुलर पाथ, 3 4, ऐसे में कई सारे सर्कुलर पाथ बना सकता हूं, ठीक है। ये पूरा एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में मैंने कई सारे सर्कुलर पाथ बनाए। ध्यान से सुन लो, जब भी मैं आगे के लेक्चर में ऐसा बोलूं तो आपको इसको क्या बोलना है, ये शेल है या पीरियड है, ये शेल है। और जब मैं ऐसे बोलूंगा तो ये क्या होगा बेटा, पीरियड। ये है शेल, ये है पीरियड। क्या बात समझ में आ चुकी है? एक बार कमेंट करके बताएंगे यहां पर, अगर मैंने ऐसे दिखाया तो क्या है, ये शेल है या पीरियड है? बोलिए, कमेंट करिए फटाफट चैट में बताइए। अगर ये बताया तो ये शेल है या पीरियड है? बोलिए। इस तरह से सर्कुलर पाथ दिखाऊंगा तो क्या है, शेल। और अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया मैंने तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीरियड को। ठीक है, चलिए अब देखें। सबसे पहले न्यूक्लियस के बाजू में ये जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ये शेल है। अब ध्यान से सुनिएगा, शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप 4 तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, n l m s, पक्का। तो उसमें से जो सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बेटा, शेल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए ये जो पहला सर्कुलर पाथ आपको दिखाया गया है, क्या ये शेल नंबर 1 है या 2 है? 1 है। ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, ये शेल नंबर 4 है। तो बेटा जो शेल नंबर 1 है उसको हम लिखेंगे, जो शेल नंबर 1 है उसको हम लिखेंगे कि इसके n की वैल्यू 1 है। जो शेल नंबर 2 है उसको हम लिखेंगे इसके n की वैल्यू 2 है। जो शेल नंबर 3 है उसको हम लिखेंगे कि इसकी n की वैल्यू 3 है। और जो शेल नंबर 4 है उसको हम लिखेंगे कि इसके n की वैल्यू 4 है। तो बेटा शेल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, n से। अगर पहला शेल है तो n का वैल्यू 1, अगर दूसरा शेल है तो n का वैल्यू 2, अगर तीसरा शेल है तो n का वैल्यू 3, और अगर चौथा शेल है तो n का वैल्यू 4 होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इन्हीं शेल्स को ध्यान से सुनना, अच्छा इन्हीं शेल्स को जूनियर क्लासेस में आप पढ़ते थे के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के एल एम एन, ये नाम भी आपने बचपन में पढ़े होंगे, 9 10th में पढ़े होंगे बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं शेल की, और अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ एन की, वैल्यू ऑफ एन की, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा पहला शेल के शेल, दूसरा शेल एल शेल, तीसरा शेल एम शेल, चौथा शेल एन शेल, एंड सो ऑन, के एल एम एन ओ पी, ऐसे बनाते चलिए। बेटा पहला शेल है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। दूसरा शेल है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। तीसरा शेल है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। और चौथा शेल है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 4। पक्की बात है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगले पॉइंट पर आता हूं। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं लिखने का समय आपको दे देता हूं ताकि आप इस बात को नोट कर लें, है ना। तो ये पहली स्लाइड जो आपके सामने है, ज्यादा कुछ इसमें कंटेंट है नहीं, फटाफट लिख लेंगे। एटम के अंदर मिलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको फटाफट नोट करिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं इस स्लाइड के लिए, जरा सा कंटेंट है, फटाफट लिख लीजिए इसको। आई होप सब लोग लिख रहे होंगे, है ना। फटाफट लिख लें इसको। तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल में 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बेटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल या ऑर्बिट में मिलता है। ठीक,
चलिए, है ना। तो ये पहली स्लाइड आई होप सबने लिख ली होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत है नहीं, आपको इतना पता है न्यूक्लियस होता है और ये शेल और ऑर्बिट होता है, तो ये आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। अब आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये वाली स्लाइड देखिए, यहां पर हमने क्या बोला, एटम के अंदर क्या मिलता है, शेल, शेल के अंदर क्या मिलता है, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या मिलता है, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इसमें अभी हमने पहले किसके ऊपर बात करी, शेल के बारे में, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने किसके बारे में बात करी बेटा, शेल के बारे में। इसी ऑर्डर में हम आगे पढ़ेंगे सबशेल के बारे में, सबशेल के बाद ऑर्बिटल के बारे में, और ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक काम करिए, इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, फ्लो चार्ट को बना लीजिए। 15-20 सेकंड दे रहा हूं फटाफट। एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। फटाफट ड्रॉ कर लीजिए इसे। एटम, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, ठीक। चलिए, तो एटम के अंदर मिलेगा शेल, शेल के अंदर मिलेगा सबशेल, सबशेल के अंदर मिलेगा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर मिलेगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन। जिसमें सबसे पहले हमने किसकी बात करी, शेल की। अब इधर देखते चलिएगा और दिमाग में बैठाते चलिएगा। एटम जो है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, उन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं शेल या ऑर्बिट। अगर न्यूक्लियस के पास पहला सर्कुलर पाथ है तो उसे बोलेंगे शेल नंबर 1। अगर न्यूक्लियस के पास दूसरा सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 2। अगर न्यूक्लियस के पास तीसरा सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 3, और अगर न्यूक्लियस के पास चौथा सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 4। तो शेल का मतलब है सर्कुलर पाथ। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस के पास का पहला सर्कुलर पाथ शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। अगर शेल नंबर है तो शेल नंबर को दिखाने के लिए एक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया जाता है, n। अगर n का वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट शेल की बात हो रही है। अगर n का वैल्यू 2 है तो सेकंड शेल की बात हो रही है। अगर n का वैल्यू 3 है तो थर्ड शेल की बात हो रही है। और अगर n का वैल्यू 4 है तो फोर्थ शेल की बात हो रही है। फर्स्ट शेल को k शेल, सेकंड शेल को l, थर्ड को m, और फोर्थ शेल को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होता है। आइए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, फटाफट बना लीजिए, जरा सा ही कंटेंट है इसमें। पहला सर्कुलर पाथ शेल नंबर 1, दूसरा सर्कुलर पाथ शेल नंबर 2, तीसरा सर्कुलर पाथ शेल नंबर 3, और चौथा सर्कुलर पाथ तो शेल नंबर 4। पहले शेल को के शेल, दूसरे शेल को एल, तीसरे को एम, और चौथे को एन शेल भी कहा जाता है। के एल एम एन, के एल एम एन। ठीक है। ऋषभ पाठक लिख रहे हैं सॉरी फॉर लेट ज्वाइन सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है ना। फरहान लिख रहे हैं सर क्या मेरे कमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ऑल डन, ठीक है। सोनू लिख रहे हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या होता है बेटा, आ रहे हैं अभी सब एक साथ थोड़ी। सोनू जी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो आपको भली बात ही बता देंगे, है ना, कि मेरा एक फेवरेट डायलॉग है। और मेरा डायलॉग क्या है, ये तो हकीकत है, वो ये है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ प्राप्त नहीं होता बेटा। तो सही समय का इंतजार करिए, सही समय पे आपकी सारी दिक्कतें, सारी दुविधाएं, वास्तविकता में जीवन में भी यही होगा, है ना, कि समय आने दीजिए, समय आने पे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप अभी जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का डिफरेंस सोच रहे हैं वो आ जाएगा, चिंता ना करें, समय का वेट करें, है ना। चलिए, अभी हम लोगों ने बात करी किसके बारे में बेटा, शेल के बारे में, ठीक। अब आगे बढ़ता हूं। शेल के बाद ध्यान से सुनिएगा, शेल के बाद, शेल तो हमें पता चल गया, शेल क्या होता है, एटम के अंदर जो सर्कुलर पाथ होता है वो होता है शेल। और शेल के अंदर कौन मिलेगा बेटा, सबशेल। बोलते चलिएगा, शेल के अंदर कौन मिलेगा, सबशेल। अब अगर मुझे सबशेल की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मुझे शेल पहले से पता होना चाहिए। ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है, ये पता होगा तभी ये पता चलेगा, ये पता होगा तभी ये पता चलेगा, ये पता होगा तभी ये पता चलेगा, सब चीजें इंटर रिलेटेड है। तो क्या मैं शेल के बारे में जानकारी निकाल चुका हूं बेटा, यस। अब आगे सुनिएगा, शेल के बाद आते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन के बारे में, दैट इज सबशेल। किसके ऊपर आ रहे हैं बेटा, सबशेल। चेक करते चलिएगा, न्यूक्लियस के बाजू में जो सर्कुलर पाथ है वो शेल है, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल। अब देखो, सबशेल को पता लगाने के लिए हम एक और क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी दे रहा है, शेल की। तो प्रिंसिपल के बाद एन के बाद आता है एल, जिसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा क्वांटम नंबर बेटा,
एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एल से। एन एल एम एस, है ना। तो एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? कहीं ना कहीं सबशेल से रिलेटेड जानकारी देता है। तो शेल की जानकारी देगा एन, सबशेल की जानकारी देगा एल, और इसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा उसकी जानकारी कौन देगा? एम। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें पैटर्न में चलेगी, है ना। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें पैटर्न में चलेगी। क्या कहानी चलेगी? इसकी जानकारी देगा एन, इसकी जानकारी देगा एल, इसकी जानकारी देगा एम, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जानकारी कौन देगा? एस। तो एन देगा शेल की जानकारी, एल देगा सबशेल की जानकारी। तो आइए सबशेल की जानकारी पे चलते हैं। कैसे सबशेल की जानकारी देता है, कैसे क्या होता है, ध्यान से सुनना। एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे शेल तो पता चल गया कि अगर पहला सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 1, दूसरा सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 2, तीसरा सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 3। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबशेल क्या होते हैं? सबशेल क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। आप ये जो एस पी डी एफ ब्लॉक पढ़ते हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपने कई बार कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वगैरह वगैरह। उसमें वो जो s, उसमें वो जो p, उसमें वो जो d, उसमें वो जो f आता है, ये spdf जो होते हैं यही सबशेल होते हैं बेटा। ये सबशेल के नाम हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया विराट कोहली है, मैंने बोला रोहित शर्मा है, मैंने बोला केएल राहुल है, मैंने बोला जसप्रीत बुमराह है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही एसपीडीएफ किसको रिप्रेजेंट करता है? सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए, कमेंट करके बताइए क्या ये बात क्लियर है। तो एसपीडीएफ कभी भी लिखा हुआ आ जाए बेटा तो एसपीडीएफ शेल को बताएगा या सबशेल को बताएगा। तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं 1 2 3 4 या केएलएमएन लिख रहा हूं तो वो शेल है, और अगर मैं एसपीडीएफ लिख रहा हूं या इवन एसपीडीएफ के आगे जीएचआई भी लिखूंगा तो वो शेल नहीं होगा बेटे, वो सबशेल होगा, वो सबशेल होगा, वो सबशेल होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। हां, अब सुने, सबशेल की बात करता हूं। तो सबशेल कौन है? एसपीडीएफ सबशेल है, एसपीडीएफ सबशेल है ना। अब देखें बेटा, अगर हम यहां पर शेल की बात करें, ध्यान से सुनना, शेल, तो मुझे बताइए शेल नंबर क्या था? तो शेल का नंबर एन से रिप्रेजेंट हो रहा था, है ना, एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, शेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे कितने भी शेल हो सकते हैं। शेल का मतलब होता है सर्कुलर पाथ, और उस शेल के अंदर क्या मिलेंगे? सबशेल। शेल के अंदर क्या मिलेंगे? सबशेल। तो अब एक सवाल उठता है कि सर किसी भी शेल में क्या सब में एसपीडीएफ मिलेंगे, या किसी में एस मिलेगा तो किसी में पी मिलेगा तो किसी में एस और पी मिलेगा? ऐसी कहानी है। कहां पर क्या मिलता है? क्या पहले शेल में भी सब मिलेगा? क्या दूसरे शेल में भी सब मिलेगा? क्या तीसरे शेल में भी सब मिलेगा? ना बेटा ना। ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन बोल रहा हूं, याद करिएगा। जितना शेल नंबर होगा, क्या बोला मैंने? जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल मिलेंगे। इस लाइन को लिख लीजिए, जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल मिलेंगे। जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल मिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये क्या था? ये शेल था। ये क्या था? ये पीरियड था। ध्यान से सुनना, अभी किसकी बात कर रहा हूं? शेल की। बेटा अगर शेल नंबर 1 है तो जितना शेल नंबर उतने ही सब शेल मिलेंगे। मतलब पहले शेल में एक सब शेल मिलेगा, दूसरे शेल में 2 सब शेल मिलेंगे, तीसरे शेल में 3 सब शेल मिलेंगे, चौथे शेल में 4 सब शेल मिलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई कि जितना शेल नंबर होगा उतने ही सब शेल मिलेंगे? बताइए, पहले शेल में कितना सब शेल मिलेगा? बोलते चलिएगा मनी मन। पहले शेल में कितना सब शेल मिलेगा? 1, और 1 मिलेगा तो एस होगा, 2 मिलेंगे तो एस और पी होंगे, 3 मिलेंगे तो एसपी और डी होंगे, 4 मिलेंगे तो एसपी डी और एफ होंगे, 5 मिलेंगे तो एफ के बाद जी एच आई लगाते चलिए और बढ़ाते चलिए। ध्यान से सुनिएगा, बताइए पहले शेल में कितने सब शेल? 1। कौन मिलेगा? एस। 1 होगा तो एस होगा। दूसरे शेल में कितने सब शेल? 2। कौन कौन से बोलिए? एस और पी।
तीसरे शेल में बेटा कितने सब शेल मिलेंगे? तीन होंगे तो कौन कौन होंगे? एस पी डी, ध्यान से देखिएगा, एस पी डी। चौथे शेल में 4 सब शेल, कौन कौन से? एस पी डी एफ, ध्यान से देखते चलिएगा। पांचवें में कितने मिलेंगे? 5, एस पी डी एफ जी। छठे में 6, एस पी डी एफ जी एच। सातवें में 7, एस पी डी एफ जी एच आई। लेकिन अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में क्योंकि 118 एलिमेंट है ना, तो उनके लिए हमें केवल एस पी डी और एफ की जरूरत पड़ती है, जी एच आई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें पता होना चाहिए, आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के, कि हमें उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो याद करिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं। पहला शेल के अंदर क्या मिलेगा? सब शेल। ध्यान से देख लीजिएगा, रिलेट करते हुए चलिएगा, इत्मीनान से समझिए, बहुत बेसिक बातें हैं। शेल के अंदर क्या मिलेगा? सब शेल। अब शेल के अंदर कितने सब शेल मिलेंगे? शेल के अंदर कितने सब शेल मिलेंगे? तो बेटा अगर पहला शेल है तो 1 सब शेल, दूसरा शेल है तो 2 सब शेल, तीसरा शेल है तो 3 सब शेल, चौथा शेल है तो 4 सब शेल। और अगर 1 सब शेल होगा तो एस होगा, 2 होंगे तो एस और पी होगा, 3 होंगे तो एस पी डी होगा, 4 होंगे तो एस पी डी एफ होगा, 5 होंगे तो एस पी डी एफ जी होगा, और 6 होंगे तो एस पी डी एफ जी एच आई होंगे। क्या यहां तक की बात आ चुकी है? एक बार चैट करके कमेंट में बता दीजिए अगर यहां तक की बात क्लियर है आपको। अगर यहां तक की बात क्लियर है बेटा फटाफट कमेंट कर दीजिए। हाँ, थम्स अप दिखा दीजिए फटाफट, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ऐसे ही लगे रहेंगे, लास्ट तक लगे रहेंगे बेटा, मजा आ जाएगा। इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इनऑर्गेनिक समझने वाला सब्जेक्ट है, ये मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, आइए अब आइए इधर। शेल और सबशेल की बात चल रही थी। मैंने बोला जितना शेल नंबर होगा उतने ही सबशेल होंगे। ठीक, पहले में एस, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी। लेकिन अब एक सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। मैं अगर यहां पर आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूं कि एक एलिमेंट का एटम है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल के अंदर बैठा हुआ है। किसके अंदर बैठा हुआ है? एस सबशेल में। कोई भी एक एलिमेंट है, एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने बोला एस सबशेल में बैठा है। किस में बैठा है? एस में। किस में बैठा है? एस में। अगर मैंने सिर्फ आपको बोला एस सबशेल में बैठा हुआ है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि वो S1 वाला है? क्या आप बता पाओगे कि क्या वो S2 वाला है? क्या आप बता पाओगे कि वो S5 वाला है? क्या आप बता पाओगे कि वो S6 वाला है? क्या अगर मैंने सिर्फ S बोला तो सिर्फ S को देखकर आप ये बता पाओगे क्या कभी कि वो S1 का है, कि 2 का है, कि 3 का है या 4 का है? क्योंकि आपने तो सिर्फ S लिखा, आपने तो सिर्फ एस लिखा। सिर्फ एस देखकर मैं नहीं बता सकता बेटा कि वो 1 वाले का एस है, कि 2 वाले का एस है, कि 3 वाले का एस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए फटाफट, थम्स अप करके बता दीजिए अगर ये बात आपको समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं सिर्फ एस बोल दूं तो सिर्फ एस से आप कतई नहीं बता सकते कि वो 1 वाले का एस है या 2 वाले का एस है या 3 वाले का एस है, आप नहीं बता पाओगे। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटे कि मैंने बोला एस के बजाय जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो पी में बैठा है। किस में बैठा है? पी में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पी में बैठा है, अब 2 सवाल पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पी में बैठा है तो बताइए वो कौन सा शेल नहीं होगा? तो आप एक चीज बोल सकते हो कि सर 1 तो नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 में तो पी है ही नहीं, क्योंकि 1 में तो बेटे पी है ही नहीं। लेकिन क्या वो P2 का हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या वो P3 का हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या वो P4 का हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो अगर मैंने P पूछ लिया तो आप इतना तो बोल दोगे कि सर 1 का P तो नहीं होगा, लेकिन वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी का भी P हो सकता है। बोलिए बात समझ में आ रही है? थम्स अप करके बताइए अगर ये बात क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि D है, इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है बेटा? D में। और मैं आपसे बोलूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन कौन कौन से शेल में नहीं मिलेगा, तो क्या आप बोल दोगे कि सर 1 में नहीं मिलेगा? मुझे पता है आंसर, सर 1 में नहीं मिलेगा। सर मुझे पता है आंसर 2 में नहीं मिलेगा, क्योंकि डी 1 या 2 में तो नहीं है। लेकिन क्या वो
थर्ड का डी, क्या वो फोर्थ का डी, क्या वो फिफ्थ का डी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो मैं सिर्फ डी देखकर नहीं बता पाऊंगा कभी भी कि वो 3 का है, कि 4 का है, कि 5 का है। तो इसी समस्या के निवारण के लिए, इसी समस्या के निवारण के लिए बेटा, हम लोग जब भी शेल का सबशेल लिखते हैं तो सबशेल को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सबशेल एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसके साथ उसके पेरेंट का होना हमेशा जरूरी है। मतलब आप अगर एस लिख रहे हो तो सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा। आप सुनना ध्यान से, पहले शेल में, ध्यान से सुनिएगा, जितना शेल नंबर उतने ही सबशेल। पहले शेल में कितना सबशेल होगा? एक। कौन सा होगा? एस। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे इन लाइनों को आप घर पे बैठे हुए। पहले शेल में कितना सबशेल होगा? एक। और एक होगा तो एस होगा, पक्की बात है। पर अब हम एस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे? 1s, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कौन से वाले एस की बात कर रहे हैं। दूसरे शेल में चेक करते चलिएगा, बताते चलिएगा, दूसरे शेल में कितने सबशेल? तो 2 सबशेल। कौन कौन से? एस और पी। एस और पी बोलना ज्यादा करेक्ट होगा या 2s और 2p बोलना ज्यादा करेक्ट होगा? तो बेटा यस, 2s और 2p बोलना करेक्ट होगा, ताकि आपको पता चले कि आप सेकेंड शेल के एस और सेकेंड शेल के पी की बात कर रहे हो। मुझे बताइए तीसरे में कितने सबशेल मिलेंगे? 3। एसपीडी। केवल एसपीडी बोलूं या थर्ड का एस, थर्ड का पी और थर्ड का डी बोलूं? तो बेटा 3s, 3p, 3d। चौथे का एस पी डी एफ, पांचवे का एस पी डी एफ जी, छठे का एस पी डी एफ जी एच। आई होप मैंने आपको ये नोटेशंस क्लियर कर दिए हैं। केवल एसपीडीएफ से काम नहीं चलेगा। अब अगर कभी भी आपको एग्जामिनेशन में मैं डी लिख के दूं तो आप बोलोगे ना बाबा, प्रश्न गलत है, मास्टर को जानकारी नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि केवल एस में इलेक्ट्रॉन बैठा है, आप नहीं बता सकते। लेकिन बेटे अगर मैं आपको बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन 5s में बैठा है तो इससे आपको 2 इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है। बोलिए क्या क्या? एक तो शेल नंबर 5 है, मतलब गोला नंबर 5 है, और उस 5 में कितने सबशेल होंगे? 5 होंगे, एस पी डी एफ जी। लेकिन उस 5वें के हम कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं? एस की। अगर मैंने लिखा 2p में इलेक्ट्रॉन बैठा है तो क्या आपको अब समझ आ जाएगा कि सर इलेक्ट्रॉन कहां बैठा रहे हो आप? हाँ, आप दूसरे गोले के एस और पी में से पी में बैठा रहे हो। क्या ये बात क्लियर है बेटा? थम्स अप कर दें अगर यहां तक की बात क्लियर है तो। फटाफट फटाफट, तूफानी रफ्तार से काम चलना चाहिए। बिल्कुल झटाझट, बिल्कुल फटाफट, ठोको ताली, मजा आना चाहिए, है ना? जितने ज्यादा आप कोऑर्डिनेटेड वे में रहेंगे उतना ज्यादा हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। और गारंटी है बेटा, सब्जेक्ट सिखा के छोड़ेंगे। किसी भी लेवल का पेपर आप कर लीजिए, नीट हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, कहीं आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी टॉपर सिंह से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो पहला, अब यहां पर आप इसको लिख लीजिए। मैंने एक लाइन बोली थी, जितना शेल नंबर होगा, जितना शेल नंबर होगा उतने ही सबशेल होंगे। जितना शेल नंबर होगा उतने ही सबशेल होंगे। जितना शेल नंबर होगा उतने ही सबशेल होंगे। तो पहले वो लाइन लिख लीजिए और इसको नोट डाउन करिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अमन लिख रहे हैं सर आपका पुराना अनअकैडमी नोट्स फॉलो कर सकते हैं? बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जहां पर भी चेंजेस होंगे कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। देविंदर सिंह ने लिखा है जितना शेल नंबर उतना ही सबशेल होगा। बिल्कुल सही बात है देविंदर। ऋषभ क्रिस्टल क्लियर लिख रहे हैं। आयुष मलिक लिख रहे हैं सर आप बेस्ट हो, आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू बेटे, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। ठीक है। आसफिया बोल रही है बेटा कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ बेटा कॉन्टैक्ट नंबर आपको सभी टीचर्स के मिल जाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना? डाउट्स वगैरह के लिए सभी टीचर्स के आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी। खुबैब लिख रहे हैं सर चैट आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं बेटा। आप आपस में चैट नहीं कर सकते, आप आपस में चैट नहीं कर सकते, बट हम लोग आपकी चैट्स बिल्कुल देख सकते हैं। जैसा कि हमने 2 वे कम्युनिकेशन का वादा किया था, हम आपके चैट्स बराबर देख पा रहे हैं। और जब हमारी इच्छा होगी तो हम आपके
है ना, आपको बोलेंगे कैमरा ओपन कर लीजिए ताकि हम वीडियोस वगैरह भी आपसे कॉन्वर्सेशन कर लें, बट वो बार बार हम बीच बीच में नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फिर लेक्चर डिस्टर्ब होता है, आप भी समझते होंगे इस बात को, है ना। बिल्कुल। नितिन लिख रहे हैं सर वर्चुअल कोटा जैसा लिख रहा है। आयुष लिख रहे हैं सर रिकॉर्डिंग कब से प्ले होगी, है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग का बेटा मैं आपको बता दूं, जो आपका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आज हो चुके हैं, है ना। जैसे कि पहला लेक्चर वाइसवाई सर का हुआ था, दूसरा लेक्चर जीए सर का हुआ था, तीसरा लेक्चर जो है एसटी सर का हो चुका है इससे पहले। वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। रिकॉर्ड होने के बाद क्या है कि जो बैकएंड टीम है वहां पर ये सर्वर पे पहले अपलोड होता है ना। तो सर्वर पे जब अपलोड होगा और सर्वर पे अभी वो ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो प्रोसेस होके आपके ऐप पर दिखने लगेंगे। अभी आप जब ऐप पे जा रहे होगे तो आपको बस वो नाम दिख रहा होगा कि लेक्चर 1 आईओसी, लेक्चर 1 ओसी वगैरह वगैरह, है ना। वो सिर्फ नाम दिख रहा होगा। आप जब उसको प्ले कर रहे होंगे तो कुछ भी ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी और आपका नंबर जो है वो घूम रहा होगा, बस इतना ही दिख रहा होगा, है ना। ऐसे ही हो रहा होगा। तो वो ऑटोमेटिकली, अभी चिंता ना करें, वो कुछ समय में जब वो सर्वर के बैकएंड पे अपलोड हो जाएगा तो आपको वहां वीडियो भी दिखने लगेगा। डोंट वरी, आपके डिवाइस में कोई परेशानी नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा ही रहेगा, है ना। ठीक है, क्लियर, आई हैव मेड इट क्लियर। खुबैब लिख रहे हैं सर मजा आ रहा है सीखने में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनसीईआरटी के लिए बेटा सवाल पूछा किसी ने कि एनसीईआरटी रीड करना है कि नहीं करना है, मैं बता दूंगा, जब जो करना है मैं बता दूंगा, आप परेशान ना करें, ठीक है। चलिए बेटे, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके अंदर हमने देखा कि बेटा एटम के अंदर शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं। पहला गोला शेल नंबर 1, शेल नंबर 1 में कितना सब शेल, एक होगा तो कौन होगा, एस। दूसरे शेल में 2, एस और पी। तीसरे में एसपीडी, चौथे में एसपीडीएफ। लेकिन सिर्फ एस लिखने से पता नहीं चलेगा, तो पहले का एस है तो 1s, दूसरे का एस है तो 2s, दूसरे का पी है तो 2p, तीसरे का एसपीडी है तो 3s, 3p, 3d। ये कंडीशन है। अब आगे बढ़ता हूं। हम लोगों ने शेल के अंदर सबशेल तक की कहानी समझ ली, शेल समझ लिया, सबशेल समझ लिया, लेकिन सबशेल कौन होते हैं, एसपीडीएफ। ये सबशेल होते हैं, मैंने अभी बताया एसपीडीएफ, जीएच, ये सब सबशेल ही तो हैं। अब इन सबशेल के अंदर क्या मिलते हैं, ऑर्बिटल्स। शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबशेल के अंदर आपको मिलेगा बेटा ऑर्बिटल। तो तीसरे नंबर पे जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है वो है ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स को बताने के लिए एक क्वांटम नंबर का यूज होता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l। ऑर्बिटल की जानकारी कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से, NLMS, ठीक है ना। हमें क्वांटम नंबर की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आपको पढ़ाया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बस नाम ऐसे ही बता दे रहा हूं ताकि आपको एक बार क्लियर रहे कि भाई क्या क्या है। अब सुनो, शेल के अंदर सबशेल था, तो अगर मुझे सबशेल पता करने थे तो पहले शेल पता होना चाहिए कि पहला शेल है तो एक सबशेल, दूसरा शेल है तो 2 सबशेल, तीसरा शेल है तो 3 सबशेल। लेकिन अब सबशेल पता चल गया, अब मुझे सबशेल के बाद क्या पता करना है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल पता करने के लिए मुझे सबशेल की जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब सबशेल कौन कौन है, ध्यान से सुनना। सबशेल कौन कौन से हैं, तो सबशेल है पहले तो एस सबशेल, फिर है पी सबशेल, फिर है डी सबशेल, फिर है एफ सबशेल, और फ्यूचर में एसपीडीएफ के बाद जी भी आएगा, एच भी आएगा, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। अभी तो केवल एसपीडीएफ काम आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाकर क्या एसपीडीएफ के बाद जी सबशेल, एच सबशेल, आई सबशेल भी आएंगे, हां बिल्कुल आएंगे। अब सुनिएगा, किसी भी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। अब एस चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, कोई भी एस हो, पी चाहे वो 1p, सॉरी 1p तो होगा नहीं, 2p हो, 3p हो, 4p हो, डी चाहे कोई भी डी हो, 3d, 4d, 5d, एफ चाहे कोई भी हो, 4f, 5f, बेटा उन सब के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनना, एस के अंदर एक ऑर्बिटल मिलता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल मिलते हैं, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7। आप देखिए क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ते हैं एपी टाइप का, क्या 2-2 का गैप बढ़ता जा रहा है, 1, 3, 5, 7। तो बताइए जी में कितने आएंगे, 9, एच में कितने आएंगे, 11। ये कंडीशन चलती जाएगी बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ,
ऑर्बिटल का मतलब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऑर्बिटल शब्द का इस्तेमाल करेंगे बेटा, मैं बोलूंगा डब्बा। क्या बोलूंगा? डब्बा। क्या बोलूंगा? डब्बा। ध्यान सुनना, एस के अंदर कितना डब्बा? तो एक डब्बा। जब भी पूछा जाए आपसे कि भैया एस के अंदर कितना डब्बा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर एक डब्बा। आपने देखा होगा एस को कई बार इस तरह से दिखाते हैं। पी के अंदर कितने डब्बे, तो आपका जवाब होना चाहिए सर तीन डब्बे। मतलब पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं जिनका नाम आगे जाके पी एक्स, पी वाई और पी जेड बोला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है। डी के अंदर कितने डब्बे, तो डी के अंदर पांच डब्बे बेटा। पांच डब्बे कहने का मतलब इसके अंदर पांच ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, जिनका नाम आगे जाकर हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन में T2GeG आएगा। एक का नाम होता है DXY, एक का नाम होता है DYZ, एक का नाम होता है DZX वगैरह वगैरह, इस तरह चलेगा। एफ के अंदर कितने डब्बे, तो एफ के अंदर सात डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे जी के अंदर 9 डब्बे और एच के अंदर 11 डब्बे। क्या यह बात क्लियर हो गई? एस के अंदर कितने डब्बे? एक डब्बे का मतलब ऑर्बिटल। तो एस के अंदर कितना ऑर्बिटल? एक। पी के अंदर तीन, डी के अंदर पांच, एफ के अंदर सात। यही ज्यादातर काम में आएंगे, लेकिन हाँ ये ध्यान होना चाहिए। और सुनिएगा, वन ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, वन ऑर्बिटल कैन accommodate, one orbital can accommodate a maximum of 2 electrons। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में रूल्स पढ़े होते हैं, अफबाउ रूल, पॉलीज रूल, हुंड्स रूल। तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि एक डब्बे में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 2, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी। यहां देखिएगा, तो मुझे बताइए एस की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी। एस में कितना डब्बा? एक। और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने आएंगे? 2। तो बेटा इस डब्बे में मैक्सिमम 2 आएंगे, तो एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। मैं यहां पर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। क्या एस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, जिसको आप बोलोगे वेकेंट ऑर्बिटल। क्या एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है? हाँ आ सकता है, जिसको आप बोलोगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? यस, जिसे हम बोलेंगे फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्या ये बात क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात समझ में आ गई है। तो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की। अच्छा, पी में कितने डब्बे हैं? 3। तीनों डब्बों में, एक डब्बे में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो क्या मैक्सिमम 3 टूजा, क्या पी की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी 6 की हो जाएगी बेटा? यस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या पी में 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्या पी में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाँ हो सकता है। मुझे बताइए डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की, एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 की, और फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन करूंगा। बताइए जी की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या 18 इलेक्ट्रॉन, और एच की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या 22 इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी बेटा? यस, है ना। चलिए, तो ये जो लिखा हुआ है इसको भी फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एस के अंदर एक डब्बा, पी के अंदर 3 डब्बे, डी के अंदर 5 डब्बे, और एफ के अंदर हमें मिलेंगे 7 डब्बे। फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो जी एच आई जे के जो भी आएगा 2 2 से बढ़ाते जाना है, काम होता जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा, है ना। अब आई होप इतना सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने शेल, सबशेल, ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन कर लिया, और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर लिया कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। अब सुनिए, मैंने बोला शेल के अंदर मिलते हैं, एटम के अंदर मिलता है शेल, शेल के अंदर मिलता है सबशेल, सबशेल के अंदर मिलता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर ये सारी चीजें हमने पढ़ी क्यों? क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की?
तो बेटा एक्चुअल में हमें पढ़ना है आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2s 2p 3s, है ना। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमें एक रूल पढ़ना है। उस रूल को बोला जाता है अफबाउस रूल। क्या बोला जाता है बेटा? अफबाउस रूल। ध्यान सुनिएगा। और ये रूल बहुत काम का है। इनऑर्गेनिक का जो पहला पार्ट है, पीरियोडिक टेबल का जो पहला पार्ट है, वो इसी से डील करता है, अफबाउस रूल। ध्यान सुनिएगा। अब अफबाउ रूल क्या बोलता है? तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, अफबाउस रूल। इसके लिए डेफिनेशन लिखा रहा हूं, स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने को जरूरत है तो मैं बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। अफबाउस रूल लिखना स्टार्ट करिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, electrons are filled, according to this rule, electrons are filled in the order of, electrons are filled in the order of increasing energies, electrons are filled in the order of increasing energies, electrons are filled in the order of increasing energies in any given subshell, in any given subshell, in any given subshell। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ एनी गिवन सबशेल या इन एनी गिवन सबशेल। किसी भी एटम में, ध्यान से सुनना, अफबाउ रूल का मतलब समझ लेते हैं पहले। स्टेटमेंट तो ठीक है, समझिएगा इसको, है ना, देसी भाषा में। बेटा अफबाउ की बात करें तो सबसे पहले अफबाउ रूल दिया किसने था? किसने दिया था अफबाउ रूल? किसने दिया था अफबाउ रूल? बताइए, कमेंट करके बताइए, अफबाउ रूल किसने दिया था? हाँ, तो मुझे फटाफट जवाब मिल गए हैं। अफबाउ रूल किसने दिया था? तो बच्चों के जवाब आ गए, अफबाउ नहीं दिया था, है ना। बच्चों ने बोल दिया कि अफबाउ नहीं दिया था। तो आपने धमाल मूवी देखी होगी, देखी है सबने? ऑफलाइन में भी बताता हूं मैं ये, ऑफलाइन में, है ना। धमाल मूवी देखी है? धमाल मूवी में एक वो एरोप्लेन वाला सीन आता है, एरोप्लेन क्रैश होते रहता है। तो वो, है ना, उधर एटीसी पे कॉल लगाता है ना। वो क्या बोलता है कि भाई मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो वो बोलता है कि हाँ, आपको सामने दो बटन दिख रही है? हाँ दिख रही है। लाल और हरी दोनों दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो आपको लाल बटन दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। तो वो दबा देता है। तो बोलता है हाँ दबा दिया। बोले नहीं दबाना था। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो ये जो अफबाउ रूल का जो पहला प्रश्न है, मैं आपको इनऑर्गेनिक में बार बार ऐसे बताते रहूंगा कि आप कितनी बार लाल बटन दबाएंगे, आपको लाल बटन नहीं दबाना है, यही समझना है। और अगर हम अपनी गलती पहचान लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एग्जाम में याद रहेगा कि हमने क्या गलती करी है। क्या बात क्लियर है? हाँ। तो बेटा अफबाउ रूल, पहली चीज ध्यान सुनिए, अफबाउ रूल अफबाउ ने नहीं दिया था। अफबाउ कोई है ही नहीं, अफवाह कोई है ही नहीं, ठीक है। अफवाह रूल अफवाह ने नहीं दिया था। अफवाह का मीनिंग क्या है? आप जब पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ें, अगर आप किताबों को पढ़े, लिटरेचर को पढ़े, है ना, फील आता है ऐसा कि अफवाह रूल बोला था, अफवाह ने दिया होगा, पॉलीज रूल है, पॉली ने दिया होगा, ठीक है, वहां ठीक है। लेकिन अफवाह रूल अफवाह ने नहीं दिया था। अफवाह इज अ जर्मन वर्ड। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है, जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। मीनिंग है बिल्डिंग अप। ध्यान से सुनना, अफवाह इज अ जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब, जब भी आप बिल्डिंग तैयार करते हैं, पहले ऊपर का टॉप फ्लोर थोड़ी बनाओगे, पहले बेसमेंट तैयार करोगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ही तो चलोगे। तो आप हमेशा कोई भी चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं। तो ये अबव वर्ड का मतलब ही बिल्डिंग अप है। मतलब आप किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले भर दोगे, नहीं है भैया, वहां कैसे जाओगे? पहले नीचे से शुरू करोगे और फिर ऊपर जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली हायर एनर्जी पे फिल होगा या पहले लोअर एनर्जी पे फिल होगा? तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर एनर्जी पे जाएगा। और वो एनर्जी वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भरा किस में जाएगा? ध्यान से सुनना। तो ये जो हमने यहां लिखा था 1s 2s 2p, ये जो लिखे थे, ये 1s 2s 2p, यही तो सबशेल है। इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इन्हीं के अंदर डब्बे हैं, ऑर्बिटल है, और उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरना है, इन सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरना है।
और जब इन सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सबशेल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है या जिसकी एनर्जी कम है? तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा बेटा जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी पे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी पे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी में जाएगा। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा? अब सवाल यहां पर आता है सबसे खतरनाक वाला कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब में से ये जितने भी दानव हमें दिख रहे हैं 1s2s2p, इनमें से किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा हमें सब कुछ पता चलेगा अगर हम पढ़ेंगे तो। ध्यान से देखिएगा कैसे पता चलेगा, उस पर आते हैं। तो बेटा अफबाव ने बोला कि वो जो 1s 2s 2p 3s 3p जो भी आपने लिखे उनमें जब इलेक्ट्रॉन आप भरोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले हायर एनर्जी में जाएगा या पहले लोअर में जाएगा? तो लोअर में। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होगा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 1s 2s 2p 3s 3p 3d इनमें से किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो बेटा उस एनर्जी कम या ज्यादा को पता लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है n+l रूल की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटे? n+l रूल की। किसकी जरूरत पड़ती है? ये आपने पढ़ा होता है, 9th 10th में पढ़ा होता है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? n+l रूल की। ठीक है। अनिकेत राउत लिख रहे हैं सर रिकॉर्डेड लेक्चर कब अपलोड होंगे? बेटा अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप शायद लेट आए हों तो थोड़ी देर पहले मैंने सारी जानकारी दे दी है। आप इसको जब ये रिकॉर्ड होके आ जाएगा तब आप उसमें सुन लीजिएगा कि कब आ जाएगा। ठीक है। n+l रूल। तो n+l रूल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, n+l रूल क्या है बेटा? हमारे पास जो सबशेल्स हैं, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो सबशेल्स हैं उन सबशेल्स के लिए हमें n+l की वैल्यू निकालनी होगी, है ना? n+l की वैल्यू निकालनी होगी। अब एक बात बोलता हूं, सबसे पहले n+l रूल हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग डालिएगा n+l रूल। n+l रूल में लिखिएगा रूल नंबर 1, n+l में लिखिएगा रूल नंबर 2। दो रूल लिखा रहा हूं आपको, ठीक है? तो सब हेडिंग डालिएगा n+l रूल, n+l रूल, और n+l रूल में लिखिएगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। अच्छा, n+l का जो रूल नंबर 1 है, n+l का जो रूल नंबर 1 है, पहले उस पर चर्चा करता हूं, है ना? n+l का रूल नंबर 1 क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। n+l का रूल नंबर 1 का स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, है ना? लिखिएगा। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर विल बी द एनर्जी। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, lower the value of n+l, lower will be the energy. Lower the value of n+l, lower will be the energy. Lower will be the energy. Lower will be the energy. ठीक है? क्या मीनिंग हुआ बेटा? मान लो मैं दो सबशेल लूंगा, 1s 2s 2p कोई भी लूंगा, उसमें से अगर मान लो एक का n+l निकाला, कैसे निकालेंगे वो सब सीखेंगे अभी अपन, और दूसरे का n+l निकाला, तो दोनों में से किसी एक का n+l कम होगा और किसी का एक का n+l ज्यादा होगा। मान लीजिए पहले वाले का n+l कम है और दूसरे वाले का n+l का वैल्यू ज्यादा है, तो जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब n+l कम तो एनर्जी कम और n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। यह पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा एक और स्टेटमेंट लिखिएगा, रूल नंबर 2 लिखिएगा, रूल नंबर 2। कई बार क्या होगा, ध्यान से सुनना, कई बार क्या होगा कि n+l कम और ज्यादा आया तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो सब कुछ ठीक है, n+l कम तो एनर्जी कम, n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। लेकिन कई बार क्या होगा कि पहले वाले का n+l और दूसरे वाले सबशेल का n+l, दोनों का n+l कम ज्यादा के बजाय क्या आ जाए? बराबर। ऐसा भी होगा कई बार, दोनों के n+l का वैल्यू बराबर आ जाएगा, टाई हो जाएगा। लेकिन अगर n+l बराबर है इसका मतलब यह कतई नहीं है कि एनर्जी बराबर है, नहीं। अगर n+l अलग अलग है तो जिसका n+l कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन किंतु परंतु n+l अगर बराबर हो जाए तब जिसका n कम, लोअर द वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब लोअर इज
एनर्जी। मतलब अगर मान लीजिए कभी n+l का वैल्यू बराबर आ जाए तो उस केस में जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, रूल नंबर 2 लिखिएगा। इन केस वैल्यूज ऑफ n+l, in case values of n+l are equal, in case values of n+l are equal, then lower the value of n, lower the value of n, lower will be the energy. Then lower the value of n, lower will be the energy. Lower the value of n, lower will be the energy. ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया बेटा सभी ने? थम्स अप कर दें अगर फटाफट यहां तक लिख लिया तो। फटाफट रिएक्शंस में समय ज्यादा व्यर्थ ना करें, फटाफट बता दें ताकि हम आगे बढ़े, है ना? हाँ जी। तो अगर n+l की बात करूं तो अगर n+l कम है तो एनर्जी कम है। ध्यान से सुनना, पहला वाला रूल दूसरा वाला रूल, दो चीजों के n+l निकालेंगे। n+l कम एनर्जी कम, n+l ज्यादा एनर्जी ज्यादा। ठीक है, पहली चीज तो ये n+l कम एनर्जी कम, n+l ज्यादा एनर्जी ज्यादा। दूसरा, अगर मान लो n+l बराबर आ गए, मान लो n+l बराबर आ गए तो दोनों में से किसी एक का n कम होगा और किसी एक का n ज्यादा होगा। जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन ये जिसका n कम एनर्जी कम, जिसका n ज्यादा एनर्जी ज्यादा, ये कब लगाना है? क्या ये दोनों केस में लगाना है? नहीं, ये तभी लगाना है जब n+l का वैल्यू बराबर हो। अगर n+l का वैल्यू अलग अलग है तब n नहीं देखना है, n+l देखना है। ठीक है, आइए अब इसको अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं ले रहा हूं सबशेल। अब सबशेल के बारे में आप बताते चलोगे क्योंकि हमने पढ़ लिया है। मुझे बताइए, पहले शेल में कितना सबशेल? पहले शेल में कितना सबशेल? एक होगा। एक होगा तो बोलो कौन होगा? एस होगा कि पी होगा कि डी होगा कि एफ होगा? बोलिए फटाफट। एस होगा। अच्छा, एस लिखना बेटर है या 1s लिखना बेटर है? एस लिखना बेटर है या 1s लिखना बेटर है? बताइए। पहले शेल में एक सबशेल एस, तो एस लिखना बेटर है या 1s लिखना बेटर है? 1s लिखना बेटर है, 1s लिखना बेटर है, 1s लिखना बेटर है। मुझे बताइए, दूसरे शेल में कितने सबशेल होंगे? 2। दूसरे में कितने? 2। कौन कौन? एस और पी। लेकिन अगर मैं सिर्फ एस और सिर्फ पी लिख दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा एस है कौन सा पी है। तो बेटा अगर दूसरे में 2 है तो केवल एस और पी लिखूं या 2s और 2p लिखना चाहिए? बोलिए ज्यादा बेटर क्या होगा? 2s और 2p। हाँ जी, क्लियर है? थम्स अप करके बताइए फटाफट, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तीसरे में 3, कौन कौन? एसपीडी। एसपीडी लिखूं या 3s 3p 3d लिखूं? तो बेटा 3s 3p 3d लिखना बेटर है। चौथे में 4, एस पी डी एफ, चलते जाइए। ऐसे बहुत सबशेल है। अब हम सबके लिए निकालने नहीं बैठेंगे, मैं आपको ट्रेंड समझा रहा हूं, फिर हम तो डायरेक्टली मैं तरीका बता दूंगा, याद हो जाएगा आपको, काम खत्म। लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है पहले, है ना? फिर जुगाड़ बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए फिर जुगाड़ सीखिए। ठीक, तो ये हो गया 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे बहुत सारे सबशेल आएंगे। अच्छा, अब मुझे यह पता लगाना है कि इन सबशेल्स में से किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है, यह पता लगाने के लिए क्या मुझे n+l रूल का सहारा लेना पड़ेगा बेटा? यस। और n+l रूल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, तो n क्या बताता है? n केल नंबर बताता है। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ या ना? है ना? और l जो होता है, l आपको बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि सबशेल की जानकारी देता है। अब एक चीज बता दूं, यहां पर जो क्वांटम नंबर में आप पढ़ते हैं वो ये है, ध्यान से सुनना, सबशेल। और सबशेल के लिए वैल्यू ऑफ एल, ध्यान सुनना, कौन कौन से सबशेल हैं? तो एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है, एफ सबशेल है, जी सबशेल है, एच सबशेल है, बहुत सारे सबशेल है बेटा। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। 0 का मतलब 0 नहीं, 0 का मतलब एक चीज है, एक चीज है और उस एक चीज का नाम 0 है। जैसे मान लीजिए किसी का घर है, तो बताइए कितना घर है? एक घर है, पर उस एक घर का नंबर क्या है? हाउस नंबर 0।
समझ गए? तो जीरो का मतलब एक्चुअल जीरो नहीं है, जीरो का मतलब एक है, और उस एक चीज का नाम, उस एक चीज का नंबर कितना है? जीरो है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा होता है। अच्छा, आगे बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा। मुझे बताइए, एस के लिए एल की वैल्यू जीरो, पी के लिए वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो पी के लिए आप क्वांटम नंबर जब पढ़ते हैं तो वहां आता है पी की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू 2 होती है, एफ की वैल्यू 3 होती है, जी की वैल्यू 4 होगी और एच की वैल्यू 5 होगी। ये वैल्यू किसकी लिखी जा रही है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो एस के लिए एल की वैल्यू, क्योंकि एल की वैल्यू यहां काम आएगी आपको, तो एस के लिए एल की वैल्यू जीरो। जहां भी एस आएगा, जहां भी एस आएगा, जहां भी एस आएगा, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जहां भी पी आएगा, जहां भी पी आएगा, पी आएगा, पी आएगा, वहां पर पी के लिए एल की वैल्यू क्या लूंगा? 1। आइए इसको अप्लाई करते हैं ताकि और क्लैरिटी हमको मिल जाए। देखिए, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले 1s के लिए n प्लस एल निकाल रहा हूं। मुझे बताइए n किसके बारे में बता रहा है? तो n बता रहा है शेल नंबर, या शेल नंबर के अलावा n को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी। मुझे बताइए 1s में जो शेल नंबर है वो कितना है? 1। ये जो 1 है ये शेल नंबर ही तो है, तो इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, तो यहां भी 3 3 3, इसके लिए n की वैल्यू 4 और 4। ठीक है, n के साथ क्या प्लस करना है? l। n के साथ क्या प्लस करना है? l। n के साथ क्या प्लस करना है? l। अब मुझे बताओ s के लिए l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो s है तो l की वैल्यू जीरो। ध्यान से देखिएगा, s है तो l की वैल्यू जीरो, s है तो l की वैल्यू जीरो, s है तो l की वैल्यू जीरो। चलिए, s हो गया। अब p पे आते हैं। बताइए ये p है या नहीं है? ये p है या नहीं है? ये p है या नहीं है? तो p के लिए l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो p के लिए l की वैल्यू 1, p के लिए l की वैल्यू 1, p के लिए l की वैल्यू 1, और बेटा d के लिए, d के लिए l की वैल्यू 2 हुआ करती है, तो d के लिए l की वैल्यू 2। क्या ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सबको समझ में आ गया बेटा? थम्स अप कर दीजिए अगर बात समझ में आ गई है। n प्लस एल वैल्यू कैसे रखना है? n का मतलब है शेल नंबर, जो भी वो 1 2 3 4 दिख रहा है, जो भी वो 1 2 3 4 दिख रहा है ना, वहां पर सबसे पहले जो भी वहां 1 2 3 4 दिख रहा है, ये n है। और s p d सबकी वैल्यू लिखिए। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो n प्लस एल का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। n प्लस एल का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। n प्लस एल का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। n प्लस एल का वैल्यू 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर टोटल 4, यहां पर टोटल 5। ये n प्लस एल की वैल्यू आ गई। अब हमने अभी n प्लस एल रूल पढ़ा था, अभी हमने n प्लस एल रूल पढ़ा था। n प्लस एल रूल क्या बोल रहा था? जिसके n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, और जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। मुझे बताओ 1s और 2s में बात करूं, या ये 1 2 3 4 5 देखो, मुझे बताओ 1 2 3 4 5 जो भी दिख रहा है, यहां पर क्या क्या नंबर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या 1 है? 1 से लेके 5 तक में क्या सबसे छोटा नंबर 1 है? तो जिसके n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और ये 1 किसके लिए लिखा गया है? 1s के लिए लिखा गया है। मतलब सबसे कम एनर्जी वाला जो सबशेल होगा वो 1s होगा। सबसे कम एनर्जी वाला जो सबशेल होगा वो 1s होगा। जिसका n प्लस एल कम उसकी एनर्जी कम। तो 1 इज रिप्रेजेंटिंग 1s। कहानी क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्या 1 की पिक्चर खत्म हो गई? यस। अब जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 1 से बड़ा कौन होगा? 2। 1 से बड़ा नंबर इनमें देखो कौन है? 2 है। जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 1 की एनर्जी कम और 2 की एनर्जी ज्यादा, 2 वाला और कोई नहीं है। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 2s को। तो 1s की एनर्जी कम और 2s की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि n प्लस एल कम तो एनर्जी कम, और n प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। मतलब 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? 2s की। अब 2s के बाद चलते हैं, और भी सबशेल पड़े हुए हैं वहां पर लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। बताइए हमारे में से किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा, पूछ रहे हैं, है ना? आइए देखते हैं। मुझे बताइए यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 हो गया 2 हो गया, मतलब ये भी कंप्लीट है ये भी कंप्लीट है, दोनों की पिक्चर खत्म हो गई।
अब मुझे बताओ 1 और 2 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 3। ये दोनों 3 वाले हैं। 3 से बड़े 4, 4 से बड़े 5। तो n प्लस एल कम, एनर्जी कम, n प्लस एल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, n प्लस एल कम, एनर्जी कम, n प्लस एल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। तो 2 से ज्यादा एनर्जी क्या 3 वालों की होगी बेटा? यस। मतलब इसकी और इसकी एनर्जी इसके मुकाबले ज्यादा होगी। मतलब 2s से ज्यादा एनर्जी इस वाले की, मतलब 2p की, और इस वाले की, मतलब 3s की होगी। तो 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p और 3s की। लेकिन बताओ 2s और 3p जो है, 2p और 3s जो है, वो इससे तो आगे चले गए, लेकिन इसका n प्लस एल का वैल्यू भी 3 है और इसके n प्लस एल का वैल्यू भी 3 है। तो बेटा इन दोनों में से इसमें और इसमें किसकी एनर्जी कम है और इसमें और उसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर ये पता लगाना है तो बताओ। अगर n प्लस एल बराबर हो जाते हैं, n प्लस एल बराबर हो जाते हैं, रूल नंबर 2 n प्लस एल का, अगर n प्लस एल और n प्लस एल का वैल्यू बराबर है तो लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर विल बी द एनर्जी, एंड हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर विल बी द एनर्जी। जब n प्लस एल बराबर है तो जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। मतलब 2p की एनर्जी कम और 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेटा यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा 2p और 3s में से 2p की एनर्जी कम और 3s की एनर्जी ज्यादा। इसका n प्लस एल 1 है, इसका n प्लस एल 2 है और इन दोनों का n प्लस एल 3 है। लेकिन अगर n प्लस एल बराबर है तो n छोटा तो एनर्जी कम, n बड़ा तो एनर्जी ज्यादा। क्या यहां तक की पिक्चर क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट कर दीजिए चैट में और थम्स अप दिखा दीजिए ताकि अब हम आगे बढ़े, क्योंकि ये दोनों रूल यहां पर n प्लस एल की कहानी आ गई तो अब हम फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट 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 कमेंट करने में कोई आलस ना करें, फटाफट बताते चलें, 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे फटाफट, है ना? बिल्कुल तूफानी रफ्तार से पढ़ना है, एनर्जी के साथ पढ़ना है ना? ऐसा नहीं कि एक दिन में पढ़ाई खत्म हो जाएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं जैसा आपको वादा किया गया था, और बेसिक से एडवांस तक सारा करवाया जाएगा। आप यूं चुटकियों में सब्जेक्ट करने लगेंगे, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शुरू में भी बोला था 70% मेहनत आपकी है, 30% जो मुझे करनी है वो मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा, इस लेवल पे कर दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 70% मेहनत आप करने के लिए तैयार रहिएगा बेटा, ठीक है ना? 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s। अब ध्यान सुनना है ना, इस पर आते हैं। कौन कौन से केसेस पढ़ लिए तो ध्यान से देखिएगा, है ना? कौन कौन से केसेस पढ़ लिए उसको एक बार मार्क को हटा देता हूं ताकि हमको देखने में इजी रहे, है ना? देखिएगा, ठीक। अब देखो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, यहां तक तो पहुंच गए। अब इनमें से किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, वो पता लगाना है। मुझे बताओ n प्लस एल कम, एनर्जी कम, n प्लस एल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, n प्लस एल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। 1 से ज्यादा 2 की, 2 से ज्यादा 3 की। अगर n प्लस एल बराबर है तो n कम, एनर्जी कम, n ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। ठीक, पहुंच गए यहां तक। अब आओ, क्या 3 से ज्यादा एनर्जी 4 वालों की होगी? क्या 3 से ज्यादा एनर्जी 4 वालों की होगी? तो बेटा 4 वाला एक तो ये है और 4 वाला एक तो ये है, तो 3 से आगे ये भी आएगा और ये भी आएगा, 4 वाला आएगा, है ना? अब 4 वाला कौन है? तो एक तो 3p है। 4 वाला कौन है? तो 3p। और 4 वाला कौन है? तो 4s। मतलब इन सब के आगे 3p और 4s को आना है, इन सब के आगे 3p और 4s को आना है। तो मुझे बताइए यहां किस किस को लिख दूं? एक तो 3p और एक 4s, क्योंकि इन दोनों का n प्लस एल बराबर है। अब मुझे बताओ अगर n प्लस एल बराबर है तो जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम और जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ बेटे कि यहां पर 3p, यहां पर 3p जो है, एक कलर मैं ले लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। 3p की एनर्जी कम और 4s की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इनका n प्लस एल बराबर है। जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आगे बढ़ता हूं, वापस से देखिएगा, अब फटाफट बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो 4 से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 5 वालों की। तो ये है 5 वाला और ये है 5 वाला, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा। 5 वाला कौन है? तो एक 3d है, और 5 वाला एक कौन है? तो 4p है। तो ये जो 3d है और ये जो 4p है ये अब आगे आएगा,
3D और 4p और आगे आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां आएगा 3D और यहां आएगा 4p, इन दोनों का n+l बराबर है, लेकिन n+l बराबर है तो एनर्जी बराबर नहीं होगी। जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। मतलब ये हुआ कि 3D की एनर्जी कम और 4p की एनर्जी ज्यादा। 3D की एनर्जी कम और 4p की एनर्जी ज्यादा। और ये सीक्वेंस इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये जो सीक्वेंस मिला है इसी को हम अफबाउ रूल बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा, फिर उससे हायर वाले में, 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 फिर उससे हायर वाले में। तो किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसको पता लगाने के लिए केवल n नहीं देखते हैं, n+l देखते हैं, और n+l सेम हो जाए तब n देखते हैं। ये बात आई होप मैंने क्लियर कर दी है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस होता है। अब लेकिन बेटा ये सीक्वेंस निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये सीक्वेंस निकालने के लिए क्या मैं बार बार ये n+l निकालते बैठे रहूंगा? क्या नहीं। ये तो लॉजिक था, ये तो कॉन्सेप्ट था। भैया एग्जाम में हमारे पास इतना समय थोड़ी है कि हम सर n निकालें फिर l निकालें फिर यही करते रहेंगे। क्या 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है? बोलो हाँ या ना, हम सब करके बताइए। एग्जाम में इतना समय थोड़ी होगा हमारे पास कि हम ये सब करें, तामझाम करें। तो अफबाउ रूल तो कंठस्थ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अफबाउ रूल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब सुनना कैसे याद करना है, तरीका बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से सबशेल है? एस है, पी है, डी है, एफ है। कौन कौन से सबशेल है? एसपीडीएफ। कौन कौन से सबशेल है? एसपीडीएफ। ध्यान से सुनिएगा, एस को मैं बोलूंगा स। एस को क्या बोलूंगा? स। हिंदी में स बोलोगे। प, डी को बोलूंगा ड, और एफ को बोलूंगा फ। ध्यान से देखिएगा, एस को क्या बोला जाएगा? स। पी को क्या बोला जाएगा? प। डी को क्या बोला जाएगा? ड। एफ को क्या बोला जाएगा? फ। स, प, ड, फ। क्या ये आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? एस को बोलेंगे सा, पी को बोलेंगे प, डी को बोलेंगे ड, फ बोलेंगे एफ को। क्लियर? अब चेक करिएगा, जो बोल रहा हूं चेक करिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। इसको बोलेंगे स, इसको बोलेंगे सप। ध्यान सुनना, क्या आया? सप। ये सा है, एक बार ऐसा आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? सा। फिर कौन आ रहा है? सप। फिर कौन आ रहा है? सप। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? पहले बोला सा, फिर बोला सप, फिर बोला सप। ध्यान से देखिए, सा, सप, सप। अब बोलूंगा मैं सड़प। क्या बोलूंगा मैं? सड़प। ध्यान से सुनना, तो एक सीक्वेंस बना रहा हूं मैं यहां पर, पूरा अफबाउ रूल याद करा रहा हूं आपको। ध्यान सुनना, आपको ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या याद करेंगे? सबसे पहले ध्यान से सुनना, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? कितने पीरियड्स होते हैं? पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6, 7। क्या सभी लोग जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट के 7 मूवमेंट, 7 पीरियड्स होते हैं? थम्स अप बता दीजिए। कमेंट अभी पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कमेंट के बदले थम्स अप पूछ रहा हूं। क्या पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं कि नहीं होते? बोलिए। 7 पीरियड होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। और उन 7 पीरियड का जो फिलिंग होता है ना, कि पहले एस आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, यहां एफ होता है, वो सब अफबाव से निर्धारित होता है। और अफबाव क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, अफबाव क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, पहले पीरियड में आएगा सा, सा एक बार, ठीक। अब मुझे बताओ सबशेल कौन कौन होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, यही तो सबशेल होते हैं। फ्यूचर में कौन आएगा? जी एच आई। सुनना, यही तो सबशेल थे। अब एक एक सबशेल ऐड करो। सबसे पहले सा आ गया, अब किसको ऐड करना है? पी को, तो ये 2 बार आएगा। डी 2 बार आएगा, एफ 2 बार आएगा। चेक करना कैसे होगा। पहले पीरियड में क्या आ जाएगा? स। दूसरे पीरियड में आ जाएगा सप। क्या आ जाएगा? सप। तीसरे पीरियड में अगेन रिपीट होगा, यहां दोनों में पी आएगा, है ना, तो ये सप और सप। चौथे पीरियड में डी की एंट्री होगी, चौथे और पांचवें में डी की एंट्री होगी, 2 बार रिपीट होगा। एस एक ही बार आता है, पी 2 बार, डी 2 बार, एफ 2 बार, जी 2 बार। सुनते चलिएगा,
सिक्स्थ पीरियड पे गए, है ना, सेवेंथ पीरियड पे गए। अभी हमें सेवेंथ पीरियड तक ही जाना है मेनली, अभी इसको हटा देता हूं, बाकी कल डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। बताइए सबसे पहले कौन आ रहा है, स, फिर कौन आ रहा है, सप, फिर कौन आ रहा है, सप। अब किसकी एंट्री हो जाएगी बेटा, डी की, डी की, ध्यान से सुनना, स, सप, सप, सड़प, सड़प, दो बार डी आएगा, अब दो बार एफ आएगा, ध्यान से सुनना, सफ डप, सफ डप। ये सीक्वेंस दिमाग में बैठाइए, सीक्वेंस बैठाइए। सीक्वेंस क्या है, पहली चीज बोल रहा हूं स, फिर बोल रहा हूं सप, फिर से सप, फिर डी आएगा सड़प, फिर डी आएगा सड़प, फिर एफ आएगा दो बार, सफ डप, सफ डप। सीक्वेंस देखिए, सा, सप, सप, सड़प, सड़प, सफ डप, सफ डप। बोलिए, याद हो जाएगा, सा सप सप, सड़प सड़प, सफ डप सफ डप। बोलते चलिए, पहले आएगा सा, फिर आएगा सप, फिर आएगा सप, फिर आएगा सड़प, फिर आएगा सड़प, फिर दो बार आएगा सफ डप, सफ डप। याद करिए इसको, फटाफट याद करिए, फटाफट याद करिए, फिर से बोल रहा हूं, बताइए सबसे पहले क्या आएगा, सा, सबसे पहले क्या आएगा, सा, फिर क्या आएगा बेटा, सप, फिर क्या आएगा बेटा, सप, फिर क्या आएगा बेटा, सड़प, दो दो बार, फिर क्या आएगा, सड़प, फिर कौन आएगा, सफ डप, फिर कौन आएगा, सफ डप। ये आपके 7 जो पीरियड होंगे ना पीरियोडिक टेबल में, उसकी कहानी है, और यही अफबाव रूल है, यही अफबाव रूल है, यही अफबाव रूल है। सा एक बार, दो बार प, दो बार ड, दो बार फ। अच्छा मुझे बताइए, एस पी डी एफ के बाद क्या अगला जी आना चाहिए? ये मैं आगे की कहानी बता रहा हूं आपको, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। क्या आगे जी आना चाहिए? यस। क्या उसके आगे एच आना चाहिए? यस। उसके आगे क्या आई आना चाहिए? फ्यूचर में एसपीडीएफ के बाद अगला जो सबशेल आएगा वो एसपीडीएफ, एफ के बाद आएगा जी, एच, आई। एस के अलावा सब दो दो बार, 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 दो दो बार रिपीट होंगे, दो दो बार रिपीट होंगे। और सुनिएगा, एक और कहानी बता रहा हूं, सा सप सप, सड़प सड़प, सब डप सब डप। ये तो याद हो जाएगा, ये तो करना ही है, ये तो ऐसे ही याद करना है, क्योंकि बार बार अवभाव काम आएगा, और अवभाव अपने को 7 पीरियड तक याद करना है। ये 7 पीरियड हो गए आपके, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इसको हम लिखेंगे बाद में, फेयर फॉर्म में लिखेंगे, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, है ना, लिखना नहीं है अभी आपको। अब मुझे बताओ, 8th पीरियड और 9th पीरियड में जब जाओगे तो क्या जी की एंट्री हो जाएगी? क्या फ्यूचर में 8वां पीरियड जब आएगा, 9वां पीरियड आएगा तो जी की एंट्री हो जाएगी? यस। फ्यूचर में 10वां और 11वां पीरियड जब आएगा तो एच सबशेल की एंट्री हो जाएगी। फ्यूचर में 12वां और 13वां पीरियड जब आएगा तो आई सबशेल की एंट्री हो जाएगी। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि फ्यूचर में जी सबशेल, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक जब आएगा तो क्या 8वां और 9वां पीरियड चालू हो जाएगा? यस। अगर एच ब्लॉक आएगा तो क्या 10वां और 11वां पीरियड चालू हो जाएगा? यस। अगर आई ब्लॉक आएगा तो क्या 12वां और 13वां पीरियड चालू हो जाएगा बेटा? यस। और सुनिएगा, अब सुनिएगा, इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, चंद सेकेंड्स में समेट रहा हूं बात को, देखिएगा, है ना। देखिएगा, एक लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एस से शुरू, पी पे खत्म। क्या बोला मैंने? एस से, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन, क्या पीरियोडिक टेबल में इधर से एस ब्लॉक आता है? हाँ। और लास्ट में कौन आता है? पी। और बीच में कौन आता है? डी और एफ। एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। एस से शुरू, पी पे खत्म, बीच में आएगा डी एफ। एस से शुरू, पी पे खत्म, बीच में आएगा डी एफ। क्या ये बात क्लियर है? पीरियोडिक टेबल का डिजाइन यही बोलता है, एस से शुरू होता है कोई भी पीरियड, एस से शुरू होता है, पी पे खत्म होता है, बीच में आते हैं डी और एफ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखना, ये तो एस आ गया, सा खत्म। अब देखो, एस से शुरू, पी पे खत्म, एस से शुरू, पी पे खत्म, क्योंकि यहां एस और पी ही है केवल। एस से शुरू, पी पे खत्म, चेक करते चलिएगा, रिकॉल करिएगा, यहां डी आ गया, एस से शुरू, पी पे खत्म। ऐसा नहीं है कि एस के बाद पी भर रहा हूं, एस से शुरू करना है और पी पे खत्म करना है। एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में आएगा डी। ध्यान से सुनना, एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में आएगा डी। एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में आएगा डी एफ। जो भी आ रहा है वो रिवर्स में आएगा। एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में आएगा डी और एफ। अब मान लो, चेक करना, एस से शुरू, पी पे खत्म,
रिवर्स में आएगा डी, रिवर्स में आएगा एफ, रिवर्स में आएगा जी, रिवर्स में आएगा एच, रिवर्स में आएगा आई। जो भी डी एफ जी एच आएंगे वो एस और पी के बीच में आएंगे, और बीच में कैसे आएंगे, फ्रंट से आएंगे या बैक से आएंगे, रिवर्स आएंगे बेटा। एक गाना आपने सुना होगा, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, पुराना गाना है। वैसे ही जैसे तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, वैसे ही एस से शुरू पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच। एस से शुरू पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच। बताइए क्या यहां जी की एंट्री हो रही है? क्या यहां जी की एंट्री हो रही है? यस। अब जी लाना है, मतलब एस भी आना है, पी भी आना है, डी भी आना है, एफ भी आना है और जी भी आना है। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखूं, एस से शुरू पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ और जी, क्योंकि जी तक लाना है। फिर से बताइए, एस से शुरू, दो बार रिपीट होगा, याद रखिएगा। पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी। आइए इधर 10वें और 11वें नंबर की कहानी आप बताइए। 10वें और 11वें नंबर की कहानी आप बताइए। क्या यहां जी आ रहा है या एच आ रहा है बेटा? यहां पर बताइए, जी आ रहा है या एच आ रहा है? बताइए बेटा, जी आ रहा है या एच आ रहा है? एच आ रहा है। एच आने का मतलब एस पी डी एफ जी एच, लेकिन इसी सीक्वेंस में नहीं आएगा। एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच, और जो भी आएगा क्या वो दो बार रिपीट होगा बेटा? यस। बताइए सीक्वेंस बोलिएगा, एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच। एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच। हाँ या ना कमेंट कर दीजिए, फटाफट बताइए, थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात समझ में आ रही है सभी को। कमेंट कर दीजिए फटाफट, थम्स अप कर दीजिए, आलस ना करें, 2-4 मिनट का और समय बचा हुआ है, खटाखट निपटाते हैं इसको, बाकी कल देखा जाएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है बेटा सभी को? चैट बॉक्स भर दीजिए फटाफट, है ना। अब बताइए, एच के बाद कौन आ रहा है अगला? आई। आई, तो क्या आई भी दो बार रिपीट होने के लिए तैयार बैठा है? बोले हाँ, सबको दो दो बारी मिल रही है, मुझे भी दो बारी चाहिए। तो बताओ कहानी क्या होगी? एसपीडीएफ जीएच आई तक चलेगा, एसपीडीएफ जीएच आई तक चलेगा। बताओ किससे शुरू किस पे खत्म? एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच आई, क्योंकि आई तक जाना है। एस से शुरू दो बार रिपीट होगा, एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच आई। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है? आगे अगर मैं जाता हूं तो क्या 14 और 15 नंबर का जो पीरियड होगा उसकी कहानी सेम आ जाएगी? बोलिए, डी एफ जी एच आई, यहां कौन आएगा? जे, दो बार आएगा। एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी एच आई जे के, जो भी आएगा सब आएगा। क्या बात क्लियर है? बता दीजिए, यहां तक की कहानी क्लियर? अफबाउ रूल आपको याद हो चुका है, लिखेंगे कल, आराम से लिखेंगे कल, इसको एक और बार रिकॉल करेंगे और कल पूरा लिखेंगे। तो अफबाउ रूल 7 पीरियड तक, 7 पीरियड तक का अफबाउ रूल तो कंठस्थ होना चाहिए। 7 पीरियड तक सा सब सब, सड़प सड़प, सब डब सब डब। लेकिन आगे की कहानी को समझने के लिए, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी एच, एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी एच, एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी एच, एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी एच। ऐसी कहानी है। क्या ये बात क्लियर हो चुकी बेटा? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पहले लेक्चर से जुड़ने के लिए, और इनऑर्गेनिक को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, है ना। पीडीएफ वगैरह जो लेक्चर है रिकॉर्डेड है, वो बैकएंड पे जब प्रोसेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बता दिया है, आपके ऐप पे आ जाएगा। शुरू में ऐप पे आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी जब रिकॉर्डेड वीडियो आप देखने जाओगे, और है ना आपका नंबर दिखता हुआ रहेगा, पर वो एक्चुअल में बैकएंड पे लोड हो रहा होता है। तो वो जब लोड हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप रन करेंगे वो पूरा बैकएंड पे प्रोसेस होकर आपको रिकॉर्डिंग दिखने लगेगी, पीडीएफ दिखने लगेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।